हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद साहिल और आज हम बात करने वाले हैं एक और फार्मूलेशन के बारे में जो मार्केट में मेटफॉर्मिन के नाम से अवेलेबल मिल जाती है। आज हम देखेंगे मेटफॉर्मिन के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं और इसका यूज हम कहाँ करेंगे, और भी जानेंगे बहुत ढेर सारी चीज़ें मेटफॉर्मिन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और डेली यूज के मेडिकेशंस के बारे में आपका नॉलेज इंक्रीज हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी मेटफॉर्मिन होती है ये एक टाइप का एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट होता है। एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट दोस्तों वो होते हैं जो शुगर के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। जब हमारे डायबिटीज़ मेलाइटिस या डायबिटीज़ हो जाती है किसी भी पेशेंट को, या हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं जो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज के इंक्रीजमेंट को या शुगर के इंक्रीजमेंट को हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड शुगर में ब्लड लेवल में मेंटेन करते हैं। उनको कहते हैं एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट। अगर बात करते हैं इसके फार्मूलेशन की तो एक टाइप का एलोपैथिक फार्मूलेशन है। आगे हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम मेटफॉर्मिन के बारे में और क्या क्या देखने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं दोस्तों, ये सबसे पहले देखेंगे मेटफॉर्मिन के यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, मेटफॉर्मिन की डोजिंग हमको कितनी करनी चाहिए और कब तक करनी चाहिए, मैक्सिमम डोज इसकी क्या होती है, और इसके जो कंट्राइंडिकेशंस होते हैं, कौन सी कंडीशन में हमको मेटफॉर्मिन यूज़ करनी चाहिए किसी पेशेंट के लिए, कौन सी कंडीशन में नहीं यूज करनी चाहिए। तो एक एक करके जानेंगे हम सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके यूज के बारे में कि जो मेटफॉर्मिन होती है उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो हमने पहले ही बताया एक एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट है। तो इसका हम यूज करते हैं टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ मोस्ट ऑफ द केसेस दो टाइप की होती हैं, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो वो एडल्ट और चाइल्ड दोनों में हो सकती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है तो वो सिर्फ एडल्ट्स में ही होती है। तो एडल्ट्स को हम ट्रीट करते हैं मेटफॉर्मिन से जब उनके ब्लड लेवल में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो डायबिटीज़, तो हम देख लेते हैं डायबिटीज़ क्या होती है। द कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन नॉर्मली एंड देयरफॉर कैन नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे ब्लड में जो इंसुलिन हमारे एक हार्मोन्स होता है, अगर इंसुलिन प्रॉपर रिलीज़ हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो होती है तो इंसुलिन का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती। जब इंसुलिन का यूटिलाइजेशन नहीं होता तो हमारा जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है। और जब एक ऐसी कंडीशन आती है कि ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन होती है, उसको कहते हैं शुगर। किसी भी पेशेंट को शुगर हो गया या उसको कहते हैं डायबिटिक पेशेंट हो जाता है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में जब किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है तो हम मेटफॉर्मिन का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं अगर हम किसी भी पेशेंट को मेटफॉर्मिन का यूज कर रहे हैं या मेटफॉर्मिन प्रेफर कर रहे हैं तो उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर पहला साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या बात की जाए तो फीलिंग सिक या नौजिया, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बीमार हूँ, नौजिया भी हो सकती है। बेइंग सिक, आप बीमार हो भी सकते हैं या आपको वोमिटिंग हो सकती है। इसका अगला साइड इफ़ेक्ट क्या है, डायरिया भी हो सकती है। स्टमक में आपके एच हो सकती है, मरोड़ हो सकती है, स्टमक में स्टमक पेन भी हो सकता है कई बार। लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइट, आपकी भूख जो होती है तो वो भी कम हो जाएगी आप। और क्या होता है अगला, अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, ए मेटेलिक टेस्ट इन द माउथ, आपके मुंह में जो होता है तो मेटल का टेस्ट आने लगेगा। मेटल इन द सेंस किसी भी तत्व का, जैसे आपके दांतों में पानी लगने लगेगा, कहते नहीं लोहे जैसा टेस्ट आने लगा है, या किसी और भी मेटल का अलग अलग टाइप के अलग अजीब अजीब से टेस्ट आपके माउथ में होने लगे। कई बार क्या होता है आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ मीठी मीठे सा आटो मुँह लगने लगेगा अपने आप से, आपका सलाइवा आपको ही मीठा लगने लगेगा, और कई बार होता है आपको कड़वा लगने लगेगा। तो ये जो टेस्ट होते हैं माउथ के तो ये चेंज होते रहते हैं। तो अगर हमको किसी भी एलोपैथिक मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट से बचना है तो सबसे प्राइमरी कंडीशन दोस्तों होती है कि हम अपने फिजिशियन के कंसल्ट ज़रूर करें। बिना फिजिशियन के कंसल्टेशन के अगर हम कोई भी मेडिकेशन, एलोपैथिक मेडिकेशन यूज करते हैं, एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, कोई भी मेडिकेशन बिना फिजिशियन के कंसल्टेशन के यूज़ करनी नहीं चाहिए। अदरवाइज़ हमको साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि हमको लीथल साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ जाता है। लीथल साइड इफ़ेक्ट इन द सेंस ऐसे साइड इफ़ेक्ट जिसमें जान जाने का भी खतरा रहता है या तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो किसी भी एलोपैथिक मेडिकेशन का
अगर आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर का कंसल्ट ज़रूर करें। चलिए अगला हम देख लेते हैं कि इसका डोज कितना होता है। अगर हम किसी भी पेशेंट को मेटफॉर्मिन का यूज करा रहे हैं या किसी भी पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट है जिसको मेटफॉर्मिन यूज हो रहा है, तो उसका हम डोज कितना दे सकते हैं। तो इसका डोज अगर बात करते हैं दोस्तों, चूँकि ये टाइप 2 का है तो टाइप 2 में मोस्ट ऑफ द केसेस एडल्ट्स में होता है, तो उसकी अगर बात करते हैं डोज की, तो इसकी डोज हम दे सकते हैं 500 mg से लेके 800 mg ओडी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप डोज इसका कितना है, 500 mg से लेके 850 mg तक स्टार्ट करते हैं। इस डोज को हम इंक्रीज़ करते रहते हैं। अगर हम 500 mg किसी भी पेशेंट का स्टार्ट किए हैं तो उसको हम वीकली इंक्रीज कर सकते हैं। अगले हफ्ते अगर हमारा शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है किसी भी पेशेंट को, और पेशेंट हमारा कवर नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम 500 mg और उसमें ऐड कर सकते हैं। एक वीक के बाद, एक हफ्ते में 500 mg बढ़ा सकते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों 850 mg से अगर हम स्टार्ट किए हैं तो किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट, तो उसका पेशेंट का जो हमको डोज होता है तो इंक्रीजमेंट करते हैं हम 2 हफ्ते बाद। अगर हमारा पेशेंट कवर नहीं हो पा रहा है तो अगर हम 500 mg स्टार्ट किए हैं तो उसको इंक्रीज कब करेंगे, 1 हफ्ते बाद उसको 500 mg और ऐड कर सकते हैं। अगर 850 mg से डोज स्टार्ट किए हैं तो उस कंडीशन में हमको अगर डोज को इंक्रीज़ करना है तो 2 हफ्ते के लिए ड्यूरेशन होना चाहिए कि 850 mg, अगली जब 850 mg हम ऐड करते हैं पेशेंट की डोज में तो 2 हफ्ते का ड्यूरेशन बीच में होना चाहिए। 2 हफ्ते के बाद हम उसको ऐड कर सकते हैं। और इस डोज को हम मैक्सिमम, जैसे 500 mg हमारी है तो हम बीडी दे सकते हैं, और इसको भी हम बीडी दे सकते हैं 850 mg को। अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी ओडी और बीडी कंडीशन की, तो ये सारी कंडीशंस आपका फिजिशियन ही डिसाइड करेगा आपकी कंडीशंस को देख के कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या रही है, और आपका शुगर लेवल कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, तो उस हिसाब से आपका पेशेंट जो है, आपका जो फिजिशियन है तो आपके पेशेंट को ट्रीट करेगा। और बात करते हैं दोस्तों अगर इसको डोजिंग की कि कैसे इसकी डोजिंग करनी है, तो हमेशा इसकी डोजिंग जो होती है दोस्तों तो खाने के साथ करनी होती है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसका मैक्सिमम डोज हम मेटफॉर्मिन का कितना दे सकते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों मैक्सिमम डोज की मेटफॉर्मिन की, तो मेटफॉर्मिन हमारा होता है, तो मेंटेनेंस डोज पहले क्या था, इसका मैक्सिमम डोज 2000 mg तक हम इसको दे सकते थे। लेकिन अगर नई गाइडलाइन के हिसाब से अगर देखते हैं हम तो 2550 mg तक हम इसकी मैक्सिमम डोजिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम डोज। लेकिन सेफ डोज कितनी है दोस्तों, जो हमारी पुरानी गाइडलाइन है, पुरानी गाइडलाइन के तो हिसाब से अगर देखा जाए तो 2000 mg हमारा मोस्ट सेफ डोज है, जिसके अंडर अगर हम रहते हैं तो हमको किसी भी साइड इफ़ेक्ट का सामना करना नहीं पड़ता है। और अगर हमको डोज की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है या डोजिंग बढ़ानी है या हमको डोज इंक्लूड करना है, ऐड करना है, कोई भी को थेरेपी चलानी है, तो अपने फिजिशियन का कंसल्टेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि मेटफॉर्मिन के जो हमारे कंट्राइंडिकेशंस होते हैं कौन कौन से होते हैं। कंट्राइंडिकेशन दोस्तों एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में हमको किसी भी पेशेंट को मेडिकेशन अवॉइड करना होता है। तो सबसे पहले कंट्राइंडिकेशन क्या है, रेनल डिसफंक्शन। अगर किसी भी पेशेंट को किडनी की से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है तो उस कंडीशन में हम किसी भी पेशेंट को मेटफॉर्मिन का यूज नहीं करवाएंगे या एज ए डॉक्टर, एज ए फार्मासिस्ट प्रेफर नहीं करेंगे उसको। अगली अगर कंडीशन देखते हैं तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। किसी भी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उसकी दवाई चल रही है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉपर, तो उस कंडीशन में भी हम किसी भी पेशेंट को मेटफॉर्मिन का यूज नहीं कराएंगे या मेटफॉर्मिन प्रेफर नहीं करेंगे। अगली क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी टू मेटफॉर्मिन। किसी भी पेशेंट को अगर मेटफॉर्मिन से हाइपर सेंसिटिविटी है तो इन द केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट, उसको अगर मेटफॉर्मिन से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसको हम मेटफॉर्मिन का यूज ना करते हुए किसी और हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट का, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट का यूज कराएंगे उसके शुगर के कंट्रोल के लिए। अगली अगर हम बात करते हैं तो एक्यूट और क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जो आपके पेट में जैसे एसिडिक रिफ्लक्स जो होता है तो ये बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में किसी भी पेशेंट को गैस बन रही है ज़्यादा दिनों से या कम दिनों से बन रही है, तो एसिडोसिस अगर है तो किसी भी पेशेंट को हम मेटफॉर्मिन का यूज नहीं कराएंगे। अगला क्या है, इम्पायर्ड हेपेटिक डिसफंक्शन। किसी भी पेशेंट को अगर कोई भी हेपेटिक डिसफंक्शन है या लीवर से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है तो उस कंडीशन में भी हम नहीं दे सकते। अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी डोजिंग की कि हम जो मेटफॉर्मिन होती है तो उसको कितने दिन तक डोजिंग कर सकते हैं, तो जो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं दोस्तों तो इनकी कंडीशन क्या होती है, तो इनकी कंडीशन अगर एक बार हमने स्टार्ट कर दिया टाइप 2 जो होती है डायबिटीज़ में, तो इनको लगभग लाइफ लॉन्ग खाना पड़ता है और कई ढेर सारी चीज़ें हमको अवॉइड भी करनी पड़ती हैं। जैसे हमको ज़्यादा मीठा खाने से बचना होता है या और भी ऐसी चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है उनको खाने से बचना होता है, और हमको कई ढेर सारे कॉशंस रखने होते हैं।
तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए मोहम्मद साहिल से। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।